कौन सी मरहुमा जज साहब, जो मरी ही नहीं कभी, जो आज भी जिंदा हैं, जिन्हें सबकी नज़रों से छुपा कर रखा गया है। वफा ने सुर्ख गले पर हाथ रखते एक एक लफ्ज़ चबाते हुए मोमिन को ताइश भरी नज़रों से देखते कहा। उसकी गर्दन पर मोमिन की उंगलियों के निशान छप चुके थे और उसकी बात पर कमरा अदालत में मौत का सा सन्नाटा छाया था और मोमिन की हालत तो काटो तो बदन में लहू वाली ना थी। सभी लोग हवन्नकों की तरह मुंह खोले मामले को समझने की कोशिश कर रहे थे, मगर किसी के हाथ कोई सिरा आ ही नहीं रहा था। असफंद यार भी दंग नजरों से वफा को देख रहा था कि वो क्या कह रही थी। क्या उजाला वाकई जिंदा थी? मोहतरमा वफा साहिबा, क्या आप वजाहत करेंगी कि आप कहना क्या चाह रही हैं? जज साहब का तो दिमाग ही घूम चुका था। जज साहब, मेरी साथी वकील मरहुमा उजाला पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रही हैं। वकील ने हड़बड़ा कर कहा। जज साहब, यही सच है। जिस उजाला को बुनियाद बनाकर ये लोग जरियाब खान को सज़ा दिलाना चाह रहे हैं, वो मरी नहीं, जिंदा हैं। उनकी सांसें चल रही हैं, लेकिन वो मियो अस्पताल में कोमा में है। ये रही उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स और उनकी तस्वीरें कुछ सबूत के तौर पर। वफा ने तमाम सबूत जज साहब के हवाले करते कहा, जो एक एक सबूत पर गौर कर रहे थे। ये सब कुछ उनके गुमान में भी ना था। सब हैरत भरी नज़रों से मोमिन को देख रहे थे, जो एक मुजस्मे की सूरत कटहरे में खड़ा था। मोमिन साहब, क्या आप ये बताना पसंद करेंगे कि आपने झूठ बोलकर अदालत को एक्सप्लॉइट क्यों किया? जज साहब ने गुस्से से कहा तो मोमिन के वकील को भी जज साहब गुस्से से बोले। मोमिन के वकील को भी मोमिन से ये उम्मीद नहीं थी कि वो कुछ ऐसा छुपाएगा। लेकिन जज साहब, आज मेरी बहन की जो हालत है वो इसी खबीस की वजह से है, जिसकी वजह से वो जिंदों में रही है और ना मुर्दों में। इसीलिए ये जिम्मेदार है, यही जिम्मेदार है इस सब का। वो चीखते हुए बोला। मोमिन का बस नहीं चल रहा था कि वो अपने हाथों से जरियाब का के गला घोंटते। वक्त बहुत हो चुका था। अगली पेशी परसों थी। इससे पहले कि जज साहब उठते, वफा बोली, जज साहब, मेरी दरख्वास्त है कि खान हवेली के तमाम मर्द हजरात पर कहीं भी जाने की पाबंदी लगा दी जाए जब तक कातिल साबित नहीं हो जाता। उसकी बात पर लोग तिल मिला कर रह गए, जबकि जज साहब को यही मुनासिब लगा। उन्होंने खान हवेली के सारे मर्दों पर कुछ हवालात तैनात करने का कहा, जो उनकी हवेली के बाहर पहरा देंगे और उन्हें कहीं जाने की इजाज़त नहीं देंगे। जज साहब जा चुके थे। इससे पहले कि वफा जरियाब लोगों के पास जाती, मोमिन उसका बाजू दबोचते उसे घसीटते बाहर ले गया और गाड़ी में जा पटका और तेज़ी से गाड़ी दौड़ाई। असफंद यार को उसके तेवर ठीक नहीं लग रहे थे, इसीलिए वो भी फुल स्पीड से गाड़ी दौड़ाता उनके पीछे लपका कि कहीं वो वफा को नुकसान न पहुंचा दे। खान हवेली में सारी खवातीन उस वक्त दुआ कर रही थीं कि फैसला उनके हक में हो। उनमें से किसी का ध्यान वफा की तरफ नहीं गया था कि वफा वहाँ है भी कि नहीं। ईशल भी दिल ही दिल में वफा की कामयाबी की दुआ गो थी। आखिर उसी ने तो वफा को यहाँ से निकलने में मदद दी थी। ईशल का भाई कैफ उसके कहने पर वफा को कोर्ट ले गया था। यहाँ तक कि उजाला के सबूत भी उसी ने इकट्ठे किए थे। सब लोग इसी कश्मकश में थे कि जब मोमिन वफा को घसीटते हुए अंदर लेकर आया। शहनाज बेगम के कदमों में लापट खा था उसने। क्या हुआ मोमिन, तुम इतने गुस्से में क्यों हो और इसको कहाँ से लाए हो? शहनाज बेगम ने हैरत से पूछा। आज हम केस नहीं जीत पाए और वो सब इसकी वजह से हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से, जिसने अपने भाई का केस लटका कर 2 दिनों की मोहलत और ले ली है। क्या मतलब? ये कैसे और मोहलत ले सकती है? नाइला बेगम ने हैरत से पूछा। क्योंकि फुफो, ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि वकील है, जरियाब की वकील। उसने नफरत से एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा था। वफा को उठने में दिक्कत हुई थी, क्योंकि मोमिन के यूं फेंकने से उसके पाँव में मोच आ चुकी थी। वो लड़खड़ा कर उठ खड़ी हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो इस कातिल की साइड लेने की, बोलो? मोमिन ने उसके मुंह पर गुस्से से थप्पड़ जड़ा था। क्योंकि जालिम का साथ देने वाला भी जालिम ही होता है और मैं तुम लोगों की तरह जालिम नहीं हूँ। मोमिन ने उसकी बात पर वफा को एक और थप्पड़ रसीद किया, जिसके उसका गाल सनसना उठा। ईशल ने आगे आने की कोशिश की तो शाजिया और नाजिया ने उसका हाथ पकड़ लिया, ताकि वो आगे जाकर वफा को बचा ना पाए और उसका मज़ा किरकिरा ना हो। मोमिन, तुम चाहे जितना मर्जी मार लो मुझे, मगर तुम हकीकत नहीं बदल सकते। तुम जालिम थे, जालिम हो और बहरूपिये हो, जो अपने साथ 2 चेहरे लिए फिरता है। वो मिसाल तुम्हारे लिए ही बनी है। नाम मोमिन और करतूत काफराना। मुझे कहते हुए कोई पशेमानी नहीं हो रही अब। इस बात को सुनकर मोमिन और ताइश में आया। उसने वफा को बालों से दबोचा और उसका मुंह सामने किया। अच्छा, तुम्हें जालिम लगता हूँ मैं? तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जुल्म करना कहते किसे। उसने ज़मीन पर वफा को फेंकते हुए कहा। लाउंज में ही सोफे पर उमर के कुछ कपड़े प्रेस किए हुए पड़े थे, जिनके करीब उसकी बेल्ट्स भी रखी थी। मोमिन ने उनमें से एक बेल्ट उठाई और अपने हाथ पर लपेटकर वफा के गिर्द चक्कर लगाने लगा।
वफा बस तुंदही नज़रों से उसे घूर रही थी और यही बात मोमिन की अना पर कारी ज़रब लगा रही थी कि उसको फिर भी कोई असर नहीं हो रहा था। मोमिन का हाथ बेसाख्ता उठा और उठता ही चला गया। एक के बाद एक कारी ज़रब वो वफा के जिस्म पर लगा रहा था। वफा की दर्दनाक चीखों से पूरी हवेली गूंज उठी। ईशल अलग रो रही थी और मोमिन को वास्ते दे रही थी कि वफा को बख्श दे, मगर वो तो उस वक्त फिरौन बना बैठा था जिस पर किसी बात का असर न था। मोमिन, खुदारा वफा को बख्श दो, प्लीज़ इसे छोड़ दो, इस पर हाथ मत उठाओ, कुछ तो खुदा का खौफ करो। ईशल रोते हुए गिड़गिड़ाई। वफा का जिस्म लहूलुहान हो चुका था, कमीज़ जिस्म से चिपक चुकी थी। अब मांगो माफ़ी मुझसे और कहो कि तुम ज़रियाब का केस नहीं लड़ोगी, तभी रुकेगा ये हाथ, मोमिन ने तकब्बुराना लहजे में कहा। मगर वफा भी ढीठ बनी मार खाती जा रही थी, मगर लबों से एक लफ्ज़ अदा न किया माफ़ी का, क्योंकि वो हक पर थी। शाजिया और नईमा बेगम ने भी मोमिन को काफ़ी दफ़ा रोकने की कोशिश की, मगर उसकी एक ही धार ने उन्हें पीछे कर दिया था। वफा का होंठ फट चुका था, मुंह पर नील पड़ चुके थे, माथे से खून बह रहा था। उस वक्त वो काबरे रहम हालत में थी, जो किसी भी वक्त होश खो सकती थी। मोमिन सांस लेने के लिए रुका तो वफा लड़खड़ाते हुए बोली, क्यों मोमिन खान, बस इतना ही दम था, बस इतना ही दम था तुम में? अभी तो तुम्हें अपने बहुत से गुनाहों का कफ़ारा अदा करना है, तुम्हारी जान मुझसे इतनी जल्दी नहीं छूटेगी। उसने तमस्कराना हंसी हंसते हुए कहा, जिसने मोमिन के तन बदन में आग लगा दी। उसका हाथ एक दफ़ा फिर बुलंद हुआ और वफा के जिस्म को ज़रब लगाने के लिए वो बेल्ट बीच में ही किसी ने अपने हाथ पर रोक ली। उसने रोकने वाले को देखा तो असफंदयार को मुकाबिल पाया, जो खून रंग आंखें लिए उसी को घूर रहा था। उसने एक ही जस में उसके हाथ से बेल्ट खींचते उसे मुक्का रसीद किया, जिससे मोमिन लड़खड़ाकर पीछे जा गिरा। उमर ने आकर ईशल को शाजिया और नाजिया के हाथों से आज़ाद करवाया, जो वफा के पास गई थी भागकर, और उसका सर अपनी गोद में रखकर उसे होश दिलाने लगी। उसके जख्मों से बहते खून को अपने दुपट्टे से साफ करने लगी। असफंदयार से वफा की हालत देखी ना गई तो मोमिन पर पल पड़ा, मुक्कों की बरसात करता चला गया। वो उसके ऊपर चढ़ बैठा था और पूरी तरह काबू करता उसके मुंह का नक्शा बिगाड़ चुका था। कमीने, तूने हाथ कैसे लगाया वफा को? हाथ तोड़ के रख दूंगा मैं तेरा। उसने मोमिन का बाजू एक दूसरी तरफ मोड़ते कहा, जिससे कड़क की आवाज़ आई। उसके हाथ की हड्डी अपनी जगह से हिल चुकी थी। मोमिन की एक दर्दनाक चीख मुंह से निकली। उसने अपनी दोनों टांगों से असफंदयार को पीछे धकेला। साले, तुझे किस बात की मिर्चें लग रही हैं? मैं अपनी बीवी के साथ जो मर्जी करूं, तुझे इससे क्या? उसने दर्द से कराहते हुए कहा, जब तक ये सब तुझ पे नहीं बीतेगी ना, तो किसी इंसान का दर्द नहीं समझ पाएगा। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, परसों तो इसी बात पर पछताएगा, रोएगा, और ये सुनकर तेरी हालत पर सबसे ज़्यादा खुश होने वाला मैं ही हूँगा। असफंदयार ने उसको देखकर एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा। मोमिन ने उसकी तरफ देखते बंदूक तान ली थी। क्या कहा तूने? और उसकी देखा देखी असफन ने भी उस पर बंदूक तानी थी। दोनों फरीक उस वक्त एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे पर बंदूक ताने खड़े थे, जिसको देख वहां खड़े सब लोगों के दिल दहले थे। ईशल, जो वफा को कमरे में ले जा रही थी, वफा को रुकते देख खुद भी रुक गई। वफा का दिल धक से रह गया था। असफन यार को मोमिन के निशाने पर देखकर वो स्टिल हो चुकी थी, क्योंकि वो जानती थी कि मोमिन रहम नहीं खाएगा। लेकिन यहाँ भी मोमिन ने अपनी सफाकी दिखा दी। उसकी बंदूक से गोली चली और असफन का बाजू चीरते हुए निकलती चली गई। एकदम लड़खड़ाकर वो नीचे को गिरा था। उसको गोली लगते देख वफा के जिस्म से जान निकली। वो भी लड़खड़ाकर नीचे गिरी और असफंदयार के पास पहुंचने की कोशिश करने लगी। असफंद उसके मुंह से कपकपाते हुए असफंदयार का नाम निकला। गोली चलते देख सब खवातीन चीखी थी। नईमा बेगम लपक कर उसके पास आई, जो हाथ से अपने खून को दबा रहा था। साकिब साहब ने असफंद को झटके से अपनी तरफ मोड़कर उसके मुंह पे थप्पड़ रसीद किया, जो उन्हें भी गुस्से से खोल कर देख रहा था, और फिर बंदूक वहीं फेंकते गुस्से से बाहर निकल गया। असफंद, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें लगी तो नहीं? बहुत दर्द हो रहा है क्या? वफा के फिक्र से भरपूर लफ्ज़, जिनमें मोहब्बत पिन्हा थी, वहाँ खड़े हर शख्स ने महसूस की थी, और उसकी हालत देखकर सब शुश्तर रह गए। वफा, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, बस गोली छू कर निकल गई, देखो ठीक हूँ। ईशल, तुम वफा को कमरे में ले जाओ और इसकी मरहम पट्टी करो। उसने पहले वफा को दिलासा देते हुए कहा और फिर ईशल से वफा को ले जाने का कहा, जो फ़ौरन ही उसे वहाँ से लेकर जा चुकी थी। और उमर फ़ौरन असफंदयार को हॉस्पिटल ले गया, जो कि आने वाले मामलात के बारे में सोच रहा था। ज़रियाब को दूसरी जेल में मुंतकिल कर दिया गया था, जहाँ बहुत सी आसाइशें थी। बेशक आज वफा ने कातिल का नाम नहीं लिया था, ना ही किसी को कोर्ट में कातिल के बारे में कुछ बताया था, मगर फिर भी ज़रियाब उसकी आंखों में देखकर जान गया था कि वो कातिल से वाकिफ़ है।
پھر کیوں اس نے عدالت میں ذکر نہیں کیا؟ یہی چیز اس کو پریشان کر رہی تھی۔ کہیں وفا کی جان خطرے میں تو نہیں تھی؟ کیا خطرہ لاحق تھا اسے؟ یہ سمجھنے سے وہ قاصر تھا، لیکن وہ اس بات سے انجان تھا کہ بے شک وفا قاتل کے بارے میں جانتی تھی، مگر زریاب یہ نہیں جانتا تھا کہ پیشی کا وقت ختم ہونے والا ہے، اور اگر آخر وقت پر وفا قاسم کا نام لے لیتی تو قاسم ضرور پیشی کے بعد اپنے لیے کوئی بیک اپ پلان بنا کر تیار رکھتا، جس کا وفا قاسم کو بالکل بھی موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس لیے آج وفا نے قاسم کو ذرا سا بھی تاثر نہیں دیا کہ وہی قاتل ہے، تاکہ قاسم فرار نہ ہو جائے۔ وفا تو ایک ہی دن میں اس پر قیامت لانے کا ارادہ رکھتی تھی، جس کو قاسم کی کانوں کان خبر نہ ہوئی، اور وہ آنے والے کل سے انجان اپنی جیت کا جشن منا رہا تھا۔ آج پیشی کا دن تھا، سبھی کمرہ عدالت میں جمع ہو چکے تھے۔ جب پٹیوں میں لپٹی وفا کو آتے دیکھ جج صاحب کچھ حیرت کا شکار ہوئے۔ وفا کی حالت بہت بری تھی، مگر وہ آج کسی بھی حال میں کیس جیتنا چاہتی تھی، یہاں تک کہ اسے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا صحیح سے، مگر پھر بھی وہ زریاب کے لیے آج یہاں موجود تھی۔ زریاب اس کی حالت دیکھ کر ہی تڑپ گیا تھا۔ اسے جاننے میں لمحہ لگا تھا کہ وفا کی یہ حالت کس نے کی ہوگی۔ مومن کا ایک ہاتھ فریکچر ہو چکا تھا، جسے اسفندیار نے پرسوں توڑا تھا، جس وجہ سے اس کے بھی ایک ہاتھ پر پلاسٹر بندھا تھا۔ محترمہ وفا صاحبہ، آپ کی حالت ٹھیک نہیں، اور پھر بھی آج آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ آپ کی یہ حالت کس نے کی؟ جج صاحب نے کارروائی کرنے سے پہلے پوچھا۔ وفا ان کی بات سن کر تلخی سے مسکرائی۔ جج صاحب، میری یہ حالت میرے نام نہاد شوہر نے کی، جو اپنی انا میں آ کر باقی سب کو خاک سمجھنے لگ گئے ہیں، لیکن وہ اس بات سے انجان ہے کہ جب اللہ کسی ظالم کی رسی دراز کرتا ہے نا، تو عذاب بھی سختی دیتا ہے۔ جج صاحب نے افسوس سے سر جھٹکا اور انہیں کارروائی شروع کرنے کی تلقین کی۔ جج صاحب، میں معذرت سے کہنا چاہوں گا کہ میری ساتھی وکیل کے پاس کل کی طرح آج بھی کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہوگا جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ قاتل کوئی اور ہے، اور یہ سراسر زریاب کو بچانے کی کوشش کے علاوہ کچھ نہیں۔ مومن کے وکیل نے وفا پر طنز کرتے کہا۔ وفا نے دلچسپی سے اس کی بات ملاحظہ کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب جو دلیلیں وہ دینے والی ہے، اس کے بعد اس وکیل کو اپنی وکالت پر ہی شک ہونے لگے گا۔ مائی لارڈ، آج میں بغیر عدالت کا وقت ضائع کیے سیدھے راستے پر آنا چاہوں گی، جسے سن کر وکیل صاحب تھوڑی دیر کے لیے لڑکھڑا ضرور جائیں گے۔ اس لیے میں ان سے درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ سنبھل جائیے، کیونکہ آنے والے وقت میں آپ کو جھٹکے ضرور لگیں گے۔ اس نے شرارت سے آنکھ میچتے ہوئے کہا تو وکیل ہڑبڑا کر رہ گیا۔ جج صاحب، یہ بات آج کی نہیں ہے، بلکہ کئی دن پہلے کی ہے۔ اجائلا صاحبہ، جنہیں یہ لوگ آج مرحومہ بنا چکے ہیں، اپنی ہی بہن کے شوہر پر نظر رکھتی تھی، مگر کبھی انہیں زریاب کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہ ملا۔ ایک دن انہیں ان کے فون پر ایک ان نون نمبر سے میسیج آیا، جس میں اس شخص نے خود کو زریاب کہہ کر متعارف کروایا۔ ان دونوں کی باتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ اس کی باتوں پر مومن کا خون کھولنے لگا۔ وہ شخص دن کو دن کہتا تو وہ دن بعد بھی، وہ شخص رات کو رات کہتا تو اجالا اس پر یقین کر لیتی۔ وہ اس کے عشق میں اتنا ڈوب چکی تھی کہ اسے اپنی عزت تک کی پرواہ نہ رہی، اور ایسے ہی ایک رات وہ اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر اس شخص سے ملنے چلی گئی۔ کیا بکواس ہے، سراسر جھوٹ ہے اور الزام ہے میری بہن پر۔ میں تمہاری جان لے لوں گا، جھوٹی عورت، اپنے بھائی کو بچانے کے لیے طرح طرح کے الزام لگا رہی ہو تم میری بہن پر۔ مومن اپنے ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر اس کی طرف لپکا، جسے حوالداروں نے راستے میں ہی روک لیا۔ مومن صاحب، عزت کو اگر عدالت میں لائیں گے تو پگڑیاں تو سروں سے اتر کر پیروں میں گریں گی ہی۔ وفا نے لفظ حقارت سے ادا کیا۔ آبجیکشن مائی لارڈ، وفا صاحبہ خود اعتراف کر رہی ہیں کہ رابطہ کرنے والا ذریعہ بھی ہے، مگر ساتھ ہماری اجالا صاحبہ پر الزام تراشی بھی کر رہی ہیں، وکیل نے ٹانگ اڑاتے ہوئے کہا۔ آبجیکشن اوور رول، جج صاحب نے چشمے کے اوپر سے دیکھتے ہوئے کہا اور وفا کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ جی تو جج صاحب، جیسے ہی اجالا وہاں پہنچی، زریاب نامی کوئی شخص تو وہاں اسے نظر نہیں آیا، مگر ان کے خاندان کے ہی فرد نے ان کی عزت ضرور لوٹی، جسے وہ اپنے بھائی جیسا سمجھتی تھی۔ سب افراد سانس روک کر اس کے اگلے الفاظ ادا کرنے کے انتظار میں تھے۔ بے چین تو مومن بھی ہو اٹھا تھا۔ جی ہاں جج صاحب، وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ان کا پھپھوزاد قاسم خان ہے۔ وفا نے قاسم کی طرف اشارہ کرتے چیخ کر کہا، یہاں تک کہ اس کے گلے میں خراشیں پڑ گئیں اور قاسم کا رنگ سفید جیسے کوئی مردہ قبر سے اٹھ کر سامنے آ گیا۔ عدالت میں موت کا سا سناٹا چھا گیا، سب کی سانسیں رکی تھیں۔ قاسم کا رنگ اڑ چکا تھا اور حواس باختہ ہو چکے تھے، کچھ سجھائی نہ دے رہا تھا۔ تبھی ہڑبڑا کر وہ باہر کو بھاگا۔ تبھی ساتھ کھڑے پولیس اہلکاروں نے اس کی گردن پر ہتھڑ رسید کرتے اس کے دونوں بازوؤں سے اسے قابو کیا اور زبردستی گھسیٹتے کٹہرے میں لا کھڑا کیا۔
मैंने किसी से कोई ज्यादती नहीं की, झूठ है ये सरासर, मैं तो उस रात बाहर था। वो चीख चीख कर बेगुनाही साबित कर रहा था अपनी, जबकि वफा उसको जलाती मुस्कुराहट से देख रही थी, जिससे वो और जिद चो रहा था। जज साहब, अब ये सब देखकर तो मुझे किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुजरिम कौन है। जज साहब ने समझकर सर हिलाया। मोमिन का दिल धक धक कर रहा था आने वाले वक्त का सोचकर, जबकि साकिब साहब के दिल में दर्द की लहरें उठ रही थीं। क्या सबूत है आपके पास? मोमिन के वकील ने पूछा तो वफा ने तुन नज़रों से उसे घूरा। जज साहब, कासिम खान ने ना सिर्फ उजाला से ज्यादती की, बल्कि और भी कई लड़कियों को अपनी हवस का निशाना बनाया, क्योंकि उन्हें सिड्यूस करने की बीमारी है। वो नफरत से बोली, ये झूठ है, इल्ज़ाम है मुझ पर। कासिम दहाड़ा। उसे मौत अपने करीब फटकती महसूस हो रही थी। जज साहब, मैं इनकी हवस की चशमदीद गवाह को कटहरे में बुलाने की इजाज़त चाहूँगी। वफा ने कासिम की बकवास सिरे से ही नज़रअंदाज करते गवाह को बुलाने की इजाज़त चाही। इजाज़त है। जज साहब की इजाज़त पर असफंद उस काल कोठड़ी वाली मुलाजमा को लिए हाजिर हुआ, जिसको देखकर कासिम मरने वाला हो गया था। और मोमिन भी अपनी हवेली की पुरानी मुलाजमा को लम्हे में पहचान गया, जो कुछ अरसे से गायब थी। वो कटहरे में आई और अव्वल से आखिर तक सारी कहानी सुनाई, जो शुरू से उस पर बीती कि वो काल कोठड़ी में कैसे पहुंची और कासिम ने किस किस तरह से उसके साथ ज्यादती की। योर ऑनर, ये झूठ भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि इन्होंने इसे खरीद लिया हो। वकील साहब ने तंजिया कहा तो वफा ने वाह के अंदाज में आईब्रो उचकाया। मैं जानती थी कानून अंधा होता है, मगर आज देख भी लिया। वफा ने वकील साहब को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा तो वो तिल मिला कर रह गए। ये लड़की उन्हें नाको चने चबवा रही थी। बहरहाल जज साहब, ये रहा कासिम का मुंह जुबानी एतराफ़, जिसमें वो खुद अपने मुंह से उजाला से की गई ज्यादती का एतराफ़ कर रहा है। वफा ने जज साहब को वीडियो देते कहा, जिसको अदालत में एलसीडी पर प्ले किया गया। जैसे जैसे वीडियो चल रही थी, खान हवेली के लोग ज़मीन में गड़ते चले जा रहे थे। मोमिन के कान साई साई करने लगे। सच निहायत करेहत आमेज़ हालत में उसके सामने आ खड़ा हुआ था, जहाँ सिर्फ दुख रहा था, जहाँ साफ दिख रहा था कि मुजरिम कोई और नहीं बल्कि कासिम है। नहीं, ये मैं नहीं हूँ। कासिम ने सच्चाई खुलती देख हकलाते हुए कहा, तेरी तो। मोमिन बगैर किसी का लिहाज किए उस पर पल पड़ा, यहाँ तक कि उसके बाजू में दर्द की लहरें उठने लगीं। उमर ने बमुश्किल उसको काबू किया। असफंदियार ने नखुवत से उसे नजरें ही मोड़ ली। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत कासिम खान को फांसी की सज़ा सुनाती है और ज़रियाब खान को बाइज्जत बरी करती है। अदालत ज़रियाब खान से माफ़ी तलब करती है कि उन्हें मुजरिम समझकर जेल में रखा गया। जज साहब ने फैसला सुनाया तो वफा खुशी के एहसास से आंखें मूंद गई और रब का शुक्र अदा किया। ज़रियाब कटहरे से नीचे उतरा तो वफा ने खुशी के जज्बात समेत उसे गले लगा लिया। फिर दोनों ने मिलकर समंदर आंसुओं की सूरत में बहाए। उनको देखकर सब आंखें पुरनम हुई थीं। जज साहब भी उनके जज्बाती मिलन पर मुस्कुरा दिए। उन्होंने आज तक बहुत केसेस देखे थे, मगर एक बहन को भाई का केस लड़ते और एक बहन को भाई की हिफाजत करते पहली बार देखा था। मोमिन आज अपनी बनाई गई ऊंची इमारत से नीचे गिरा था कि वफा से आंखें मिलाने के काबिल न रहा था। जज साहब, मैं एक और फैसला आज ही चाहती हूँ। इस फैसले के साथ मैं पूरे होशो हवास में मोमिन खान से खुला का मुतालबा चाहती हूँ। ये रहे खुला के पेपर्स। मैं चाहती हूँ कि आज ही ये पेपर साइन करके मुझे इस नाम नेहाद मालिक और नौकर के रिश्ते से आज़ाद करवाया जाए। जज साहब ने गौर से पेपर्स देखे। मोमिन की तो वफा से अलहदगी की बात पर ही जान निकल रही थी। नफरत की पट्टी हटी तो मोमिन की पुरानी मोहब्बत जिंदा हुई थी। नहीं गुलरो, मुझे माफ़ कर दो। वो हड़बड़ाकर वफा के पास आया और मिन्नत भरे अंदाज में बोला। वो शिकस्ता हाल उसके सामने खड़ा था, जैसे सब कुछ खो चुका हो। बचा ही क्या था उसके पास? ना मोहब्बत, ना यकीन और ना इज्जत। बस एक मौका देकर देखो गुलरो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर दूंगा। मैं तुम्हें ज़मीन पर कदम नहीं रखने दूंगा। रानी बनाकर रखूंगा तुम्हें मैं अपनी। बिलीव में। उसने उसके दोनों बाजू थामते किसी जनूनी शख्स की तरह वफा को एहसास दिलाते कहा, जैसे उसे पाने की हर मुमकिन कोशिश कर लेना चाहता हो। उसकी बातों पर वो हंस दी, निहायत खोखली हंसी हंसी। तुम एक मौके की बात करते हो मोमिन, मैंने तुम्हें 1000 मौके दिए, मगर तुमने क्या किया? मैं मोहब्बत समझकर तुम्हें मौका देती रही और तुम मेरी मोहब्बत का मजाक बनाते रहे। और क्या कह रहे हो? कदम ज़मीन पर नहीं रखने दोगे? तब कहाँ थे जब मैं ठिठुरती रात में ठंडी ज़मीन पर सुकड़ कर सोती थी? मोमिन को पछतावों के नाक डसने लगे। और क्या कह रहे थे? उसने सोचने की एक्टिंग करते हुए कहा, रानी बनाकर रखोगे?
तो तुम तब कहाँ थे जब तुम्हारे ये नाम निहाद रिश्ते मुझसे नौकरानियों की तरह काम करवा रहे थे, बशमूल तुम। तब कहाँ थी तुम्हारी सो कॉल्ड मोहब्बत? इतने महीनों का लावा आज वफा के अंदर से निकल रहा था। कौन सा ऐसा करेहत आमेज काम होगा ना होगा जो इन बेज़मीरों ने मुझसे नहीं करवाया? वो सुर्ख आंखों से धाड़ी उन सबके सर नदामत से झुक गए। वफा के घर वाले इतने सब्र पर उसके रो दिए थे। अफसोस, मैं वर्क वर्क तुम्हारे सामने खुली किताब की तरह थी जिसमें तुम्हारी मोहब्बत रकम थी, मगर तुम ना पढ़ पाए मुझे। उसने सुर्ख बहती आंखों से उसे उसकी औकात याद दिलाई थी। और क्या किया तुमने? एक जिंदा लड़की को मुर्दा करार देकर सिर्फ और सिर्फ अपने बदले के लिए मुझे और मेरे भाई को बदले की भट्टी में झोंक दिया। तुमने सबको ये बताना ही गवारा ना किया कि वो अस्पताल में है, मरी नहीं है, जिंदा है वो। असफन भी ये बात इसलिए नहीं जानता कि उसके जाने के बाद डॉक्टर ने तुम्हें ये मेडिकल बताया था और तुमने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। इसलिए तुमने अपने ख़ानदान वालों को भी इसकी भिनक ना लगने दी, और ना ही उसकी माँ को, जो उसकी याद में रोती तड़पती रही। मोमिन, तुम रहम के काबिल ही नहीं। तुम्हें तो अपने तकब्बुर और गरूर समेत मर जाना चाहिए। मोमिन घुटनों के बल गिरा था। गुलरोख, उसके मुंह से फ़कत यही निकला, गुलरोख। इससे पहले कि मोमिन उससे कुछ कहता, वफ़ा ने उसे बीच में ही टोक दिया। मोमिन, तुम क्या चाहते हो, अलहदगी या माफ़ी? वफ़ा ने उसे दो ऑप्शन दिए जो उस जैसे इंसान के लिए काबिल कबूल नहीं थे। गुलरोख, ठीक है, तो इन पेपर्स पर साइन कर दो। समझो मैंने तुम्हें माफ़ किया। ये कुछ प्रॉपर्टी के पेपर हैं। और इससे पहले कि वफ़ा आगे बोलती, मोमिन ने फ़ौरन पेपर साइन करना शुरू कर दिया। उसकी अफरा तफरी देख वफ़ा ने उसे रोका। मोमिन साहब, एक दफ़ा पढ़ तो लीजिए। लेकिन उसने बगैर पढ़े ही साइन कर दिया। देखा आपने जज साहब कि मोमिन खान ने पूरे होशो हवास में अपनी प्रॉपर्टी के अलावा खुला के पेपर्स पर भी साइन कर दिया है। अब कुछ नहीं हो सकता था। उसने वफ़ा को सबके सामने खुला दी थी। वो जितना खुद को कोसता उतना कम था। अपनी ज़िंदगी से हीरे को निकाल कर वो कोयले भर बैठा था। सब कुछ साफ था। उनकी अलहदगी सबके सामने हुई थी। सब गवाह थे इस चीज़ के। वफ़ा ने पेपर्स इकट्ठे किए और जज साहब को दिए और अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में बैठती निकलती चली गई। मोमिन उसकी गाड़ी के पीछे भागा। अपना सब कुछ खो देने के बाद, गुलरोख रुक जाओ गुलरोख, वो भागते भागते चिल्ला रहा था, यहाँ तक कि वो गिरकर जख्मी हुआ। लेकिन वफ़ा ने पलट कर नहीं देखा, क्योंकि वो उसे बहुत पीछे छोड़कर अब आगे बढ़ चुकी